हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज के लेक्चर में हम करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर से ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सटर्नल सेक्टर पार्ट 2। ऑलराइट, और हम कंटिन्यू करते हैं उसी से ही जहां से हमने छोड़ा था। हमने कहां से छोड़ा था? हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात करी थी और हमने ये बोला था कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके सरप्लस आ जाता है तो आरबीआई के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो बढ़ेंगे, राइट? और अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ जाता है, ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व्स कम कर होंगे। क्यों? क्योंकि आरबीआई को ज्यादा या कम करने पड़ रहे हैं थ्रू ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। अगर बहुत ज्यादा सरप्लस आ जाता है तो करेंसी अप्रिशिएट हो रही होगी, उसे स्टेबलाइज करने के लिए आप डॉलर की डिमांड बढ़ाते हो और आपका फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाता है। डेफिसिट के केस में आपका रुपी डेप्रीशिएट हो रहा है। नाउ डेप्रीशिएट होता है रुपी को रोकने के लिए आपको डॉलर की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, डिमांड कम करनी पड़ेगी। तो आरबीआई मार्केट में अपने फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर बेचने शुरू कर जाता है एंड हेंस उसके फॉरेक्स रिजर्व कम होने लग जाते हैं। ना आपको पता है कि फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाना या कम करने की ये जो एक्टिविटी है, ये तो चलो आपको पता ही है कि इसे हम ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन कहते हैं। बट जनरली आरबीआई की या किसी भी सेंट्रल बैंक की कोशिश पता है क्या होती है कि उसका ना फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा से ज्यादा हो, मैक्सिमम हो। जितना ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व उतना बेटर है उसके लिए, ठीक है? अब बेटर क्यों है? वेल, अगर किसी कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व होगा तो वो अपने इंपोर्ट्स फाइनेंस कर सकता है उससे। मेक सेंस? देखो, इंपोर्ट करने के लिए आपको फॉरेन करेंसी चाहिए होती है, रुपीस में तो कुछ इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास फॉरेन करेंसी एसेट्स ना हो तो आप इंपोर्ट अच्छा नहीं कर पाओगे, या आपका इंपोर्ट्स एज इन आपके पास इंपोर्ट्स के लिए फाइनेंस नहीं होगा। तो जनरली हर कंट्री की कोशिश होती है कि उसके पास अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व हो। मैं इसका टेक्निकल टर्म भी बताऊंगा कि इंपोर्ट्स को फाइनेंस करने के लिए जो फॉरेक्स रिजर्व चाहिए होता है। खैर, फॉरेक्स रिजर्व जितना ज्यादा हो उतना बेटर होता है। आपको पता है इंडिया का करंटली फॉरेक्स रिजर्व कितना चल रहा है? इंडिया का आज तक का, उसकी हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व चल रहा है, विच इज 545, क्लोज टू 545 बिलियन डॉलर्स के उसके पास फॉरेक्स रिजर्व पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। प्लस अभी एक साल पहले तक इंडिया के पास 424 थे, ठीक है? एकदम से 100 बिलियन डॉलर्स का फॉरेक्स रिजर्व का जंप आ गया। इट इज वेरी गुड, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। बट जस्ट टू पुट थिंग्स इनटू कॉन्टेक्स्ट, अगर आप कंपेयर करना चाहते हो ना चाइना और इंडिया को, तो दोनों के फॉरेक्स रिजर्व ही कंपेयर करके देख लो, आपको काफी हद तक आइडिया लग जाएगा कि चाइना की इकोनॉमी इंडिया से कितनी ज्यादा ऊपर है। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो है 545 बिलियन डॉलर्स, बिलियन विद अ बिलियन, ठीक है? चाइना का पता कितना है? चाइना का है क्लोज टू 3 ट्रिलियन डॉलर्स। ट्रिलियन का मतलब 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं, तो ये 3000 बिलियन डॉलर का है। अगर इंडिया के पास 500 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व पड़े हैं तो चाइना के पास 3 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 3000 बिलियन डॉलर्स के फॉरेक्स रिजर्व पड़े हैं। तो चाइना बहुत ही ज्यादा आगे है एज फार एज फॉरेक्स रिजर्व्स आर कंसर्न्ड। चाइना के पास ठीक ठाक फॉरेक्स रिजर्व बैठा हुआ है, ठीक है? प्लस आप जानते हो कि फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने का तरीका क्या है? इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व तभी बढ़ेगा ना अगर इंडिया के ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस आएगा। तो कहना इससे कि चाइना का इतना ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व इसीलिए है कि ओवरऑल चाइना का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में जा रहा था, राइट? चाइना का कई सालों से बैलेंस ऑफ पेमेंट इतना सरप्लस में गया है कि चाइना के पास इतने फॉरेक्स रिजर्व इकट्ठे हो चुके हैं, ठीक है? इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट इतना ज्यादा क्वांटम के सरप्लस में नहीं होता है, प्लस थोड़ा बहुत सरप्लस होता है, कभी कभी डेफिसिट भी होता है। इंडिया ने इतना मैनेज करा है। अगर हमें चाइना को फॉरेक्स रिजर्व की रेस में कैच करना है तो अभी तो बहुत टाइम लगेगा। क्लियर? मेक सेंस? चलो, अच्छा, एक और वर्ड आपको पता होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट टर्म पता होना चाहिए, विच इज कॉल्ड इंपोर्ट कवर। इंपोर्ट कवर पता है क्या बताता है? इंपोर्ट कवर वो टाइम होता है, या इंपोर्ट कवर ना एक टाइम का यूनिट है एक तरह से। अब इंपोर्ट कवर क्या बताता है कि कितने टाइम तक
आप अपने इंपोर्ट्स फाइनेंस कर सकते हो थ्रू योर फॉरेक्स रिजर्व। अगर इंडिया के पास ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स हैं तो इंडिया ज्यादा समय तक अपने इंपोर्ट्स को इन फॉरेक्स रिजर्व से फाइनेंस कर सकता है। मार्केट में अगर डॉलर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते तो इंडिया के पास इतने डॉलर्स पड़े हैं कि इंडिया 6 महीने तक अपने इंपोर्ट्स को फाइनेंस कर सकता है, राइट। तो इंपोर्ट कवर होता है कितने टाइम तक आप अपने इंपोर्ट्स को फाइनेंस कर सकते हो। आपको पता है इंडिया का करंटली अभी इंपोर्ट कवर चल रहा है 12 मंथ्स के आसपास, यानी कि 1 ईयर के आसपास। वैसे 11 मंथ्स 12 मंथ्स के आसपास हमारा चल रहा है। मतलब अगर इंडिया को अपने सारे फॉरेक्स रिजर्व यूज करने पड़ जाएं इंपोर्ट्स के लिए तो इंडिया 12 महीने तक अपने, या 11 से 12 महीने तक अपने इंपोर्ट्स को सस्टेन कर सकता है। आपको पता है हम कहां से 12 महीने तक पहुंचे हैं? 1991 में एक ऐसा टाइम आ गया था कि इंडिया का इंपोर्ट कवर सिर्फ 14 डेज का था। That's it. इंडिया के पास 1991 में इतने कम फॉरेक्स रिजर्व रह गए थे कि उससे सिर्फ वो अपने 14 डेज के इंपोर्ट्स फाइनेंस कर सकते थे, राइट। तभी तो 1991 को पिनेकल, मतलब एक ऐसा वाटरशेड मोमेंट बोलते हैं जिससे हमें रियलाइज हो गया कि हमें अपनी इकोनॉमी चेंज करनी पड़ेगी। 1991 में हमें अपना इंपोर्ट कवर बढ़ाने के लिए आईएमएफ से बहुत ज्यादा लोन लेना पड़ा। अगर हम आईएमएफ से लोन ना लेते तो हमारा इंपोर्ट कवर 14 डेज का ही रहता, बस। बहुत कम है ये। और आईएमएफ ने जब हमें लोन दिया तो आईएमएफ ने आपको कहा कि हम आपको लोन एक ही कंडीशन पे देंगे, अगर आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रक्चरली ट्रांसफॉर्म कर दोगे। आईएमएफ के इस प्रोग्राम का नाम था स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, ठीक है। आईएमएफ कहता है कि हम आपको दे देंगे पैसा, आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है ना, कहते हैं इस पीरियड को कि 1991 में इंडिया सफर्ड फ्रॉम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के इतने कम फॉरेक्स रिजर्व रह गए थे कि आप सिर्फ 14 डेज तक अपना इंपोर्ट्स को कवर कर सकते हो। नाउ इस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से बचने के लिए इंडिया आईएमएफ के पास गया, आईएमएफ को बोला लोन दो। आईएमएफ ने कहा एक ही कंडीशन पे लोन दूंगा, अगर आप अपनी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करोगे, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम करोगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडिया को करने पड़े एलपीजी, लिबरलाइज करी अपनी इकोनॉमी, प्राइवेटाइज करी और ग्लोबलाइज करी। उससे पहले इंडिया कंपैरेटिवली क्लोज्ड इकोनॉमी थी, बट एलपीजी के बाद इंडिया ने अपने आप को सिग्निफिकेंटली ओपन करा, राइट। और 14 डेज से लेके इतना कम फॉरेक्स रिजर्व था कि सिर्फ 14 डेज फाइनेंस हो रहे थे, 14 डेज तक इंपोर्ट फाइनेंस हो रहे थे। आज हम 11 से 12 महीने तक इंपोर्ट्स अपने फाइनेंस कर सकते हैं, फॉरेक्स रिजर्व इतना ज्यादा बढ़ गया। तो इट हैज बीन अ लॉन्ग बट अ फैंटास्टिक रिकवरी एज फार एज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आर कंसर्न्ड या फॉरेक्स रिजर्व्स आर कंसर्न्ड। क्लियर? ठीक है, चलो आपको फॉरेक्स रिजर्व के बारे में आइडिया लग गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेक्स रिजर्व का क्या कनेक्शन है वो आइडिया लग गया। एक और टर्म कल आपके नोट्स में मेंशन था, वो हमने कल डिस्कस नहीं करा था, उसे देख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। स्टरलाइजेशन। नाउ स्टरलाइजेशन क्या होता है? मान लो आरबीआई ना इकोनॉमी की मनी सप्लाई नहीं बढ़ाना चाहता है। आरबीआई चाहता है कि अभी मनी सप्लाई ना बढ़े, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन हो सकती है, और इन्फ्लेशन अभी बहुत हाई चल रही है। तो आरबीआई उस समय ना इन्फ्लेशन बढ़ाना नहीं चाहता है। पर साइड बाय साइड क्या हो जाता है, आपके कंट्री में ना एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। या एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं। एग्जांपल क्या है, एक और ऑल्टरनेटिव टू दिस इज कि आपके कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज्यादा सरप्लस में चला जाता है, ठीक है। अभी आरबीआई की प्रायोरिटी है कि मनी सप्लाई ना बढ़ाई जाए, बट अब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में चला गया। जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में चला जाता है तो आपके इकोनॉमी में नेट इनफ्लो ऑफ डॉलर्स होता है। इनफ्लो होएगा डॉलर्स का, पैसा नेट आपकी इकोनॉमी में आ रहा है ना। पैसा जब आपकी नेट इकोनॉमी में आएगा तो डोंट यू थिंक आपके कंट्री की मनी सप्लाई बढ़ जाएगी? मेक सेंस? मान लो मैंने एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर दिया, मेरे पास $100 आ गए, ठीक है। नाउ 70 रुपीज के हिसाब से मैं $100 के मार्केट में जाके रुपीज ले लूंगा, क्योंकि इंडिया में तो मुझे रुपीज चाहिए। मेरे पास $100 आ गए एक्सपोर्ट करके, तो मैंने उसे 7,000 रुपीज में कन्वर्ट करवा दिया, ठीक है। मुझे तो रुपीज चाहिए। नाउ मेरे पास 7,000 रुपीज आ गए। डोंट यू थिंक इकोनॉमी की मनी सप्लाई 7,000 रुपीज से बढ़ गई? वो आरबीआई चाहता नहीं था। आरबीआई देख रहा है कि इतना ज्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस हो गया कि मनी सप्लाई बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, सरप्लस आता जा रहा है। क्लियर? नाउ ये जो मनी सप्लाई बढ़ी है,
इससे इन्फ्लेशन होगी। और करंटली आरबीआई की पॉलिसी ना अकोमोडेटिव नहीं है, टाइट फॉलो कर रहा है, आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ने नहीं देना चाहता। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस होने की वजह से मनी सप्लाई बढ़ गई, इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है? इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई स्टरलाइजेशन कर देता है। आरबीआई पता है क्या करता है? मान लो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ गई 7,000 रुपीज से, अब आरबीआई क्या करेगा? इकोनॉमी में बेचेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर्थ 7,000 रुपीज। 7,000 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच देगा इकोनॉमी में, और बेच के ये 7,000 रुपीज पास ले लेगा अपने। बेच के पैसा ही तो लेगा ना, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा एंड इट विल अब्सॉर्ब दीज 7,000 रुपीज। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टरलाइजेशन। तो कई बारी इफ आरबीआई इज फॉलोइंग अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और उस दौरान आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस आ जाता है, जिस वजह से मनी सप्लाई एक्सपैंड होने लग जाती है, तो वो एक्सपैंडेड मनी सप्लाई को, एक्सपैंडेड लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करने के लिए आरबीआई कंडक्ट्स स्टरलाइजेशन ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये होता है आपका स्टरलाइजेशन। ऑलराइट, तो अब बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेक्स रिजर्व हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीटली खत्म हो चुका है। ठीक है, आपको पता चल गया फॉरेक्स रिजर्व बनते किस किस के? गोल्ड, फॉरेन करेंसी एसेट्स, एसडीआर, आरटीपी। एसडीआर आरटीपी हम बाद में करेंगे। ठीक है, ये सारी सिचुएशन बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड थी, जो अब आपको पता चल चुकी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं एक्सटर्नल सेक्टर के, विच इज एक्सचेंज रेट्स। नाउ अब हम बात करते हैं एक्सचेंज रेट रिजीम की, कि डिफरेंट कंट्रीज ना डिफरेंट टाइप के एक्सचेंज रेट रिजीम फॉलो करती हैं। तो वो कौन सी एक्सचेंज रेट रिजीम्स होती हैं? ठीक है, वैसे तो 3 तरीके की होती हैं एक्सचेंज रेट रिजीम्स, तो हम थर्ड एंड में देखेंगे, पर पहले हम देखते हैं पहली 2 एक्सचेंज रेट रिजीम्स। एक होती है जिसे हम कहते हैं फ्लोटिंग, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम। ठीक है, और दूसरी होती है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम। नाउ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम वो एक्सचेंज रेट रिजीम होती है जिसमें एक्सचेंज रेट डिसाइड करती है मार्केट, डिमांड सप्लाई। अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा है तो रुपी डेप्रीशिएट करेगा, अगर डॉलर की डिमांड कम है तो रुपी अप्रीशिएट करेगा। तो जब मार्केट डिसाइड करती है ना एक्सचेंज रेट, उसे हम कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम। ठीक है, अच्छा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम कौन सी होती है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम वो रिजीम होती है जिसमें सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। सेंट्रल बैंक, हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है ना, वो डिसाइड करता है, वो फिक्स कर देता है। मान लो आरबीआई डिसाइड कर देता है कि आज के बाद से $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज, तो $1 50 रुपीज ही रहेगा। ये आरबीआई ने डिसाइड करके बता दिया। ठीक है, ना जनरली ना बिफोर 1991 इंडिया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम फॉलो करता था, बट उसके बाद इंडिया ने अपनी एक्सचेंज रेट रिजीम लिबरल कर दी थी। ठीक है, उसके बाद फ्लोटिंग कर दी थी। वैसे टेक्निकली फ्लोटिंग भी नहीं है, पर हम अभी उस पे आते हैं। पहले इंडिया फिक्स्ड फॉलो करता था। नाउ जनरली जितनी भी कंट्रीज है ना, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम। ठीक है, फ्लोटिंग या फ्लोटिंग का एक और वेरिएंट है, पर बहुत ही कम कंट्रीज हैं जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम फॉलो करती हैं, चाइना बीइंग वन एग्जांपल। ठीक है, तो चाइना फॉलो करता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम, जनरल और बहुत सारी कंट्रीज हैं जो फिक्स करती हैं, पर ज्यादातर कंट्रीज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम फॉलो करती हैं। नाउ फ्लोटिंग कौन सी है? जिसमें मार्केट डिसाइड कर रही है। फिक्स्ड कौन सी है? जिसमें आपका सेंट्रल बैंक डिसाइड कर रहा है। क्लियर? नाउ एक टाइम ऐसा था बिफोर 1970s और 1980s, जनरली सारी कंट्रीज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम फॉलो करती थी। ठीक है, बट बाद में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज शिफ्टेड टू फ्लोटिंग, कुछ ही कंट्रीज फिक्स्ड फॉलो कर रही हैं। नाउ इसके पीछे ना एक स्पेसिफिक रीजन है। वो रीजन पता है क्या है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम में ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से कंट्रीज फ्लोटिंग पे फॉलो कर गई, फ्लोटिंग पे शिफ्ट कर गई हैं, और चाइना उन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकता है, इसलिए चाइना अभी भी फिक्स्ड पे है। क्लियर? अब वो देख लेते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम को, थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम बहुत कंट्रीज ने अबैंडन क्यों करी। ठीक है, फ्लोटिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आई एम श्योर। वो जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं, मार्केट डिसाइड करेगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस अप्रीशिएट, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट डेप्रीशिएट। अच्छा, बाय द वे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम में ना we don't use the word appreciate or depreciate, we use the words devalue और revalue। फिक्स्ड में हम ये दोनों वर्ड्स यूज करते हैं, devalue, revalue।
जब फ्लोटिंग की बात करते हैं तब हम डेप्रीशिएट एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अगर कल को आरबीआई खुद डिसाइड, फिक्स्ड इंडिया फॉलो कर रहा है, मान लो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम, और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम में आरबीआई डिसाइड्स कि अब $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, तो आरबीआई ने डेप्रीशिएट नहीं करी करेंसी, डी वैल्यू कर दी, ठीक है। एंड अगेन 50 से ऊपर चला गया मतलब 40 हो गया तो रीवैल्यू कर दी। फिक्स्ड में हम ये दो वर्ड्स यूज करते हैं, फ्लोटिंग में हम डेप्रीशिएट अप्रिशिएट वर्ड्स यूज करते हैं, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब फिक्स्ड की प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम, एक टाइम था सारी कंट्रीज फिक्स्ड फॉलो करती थी। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम मैनेज कैसे होती है। सपोज आरबीआई ने कह दिया कि हम ये बोल रहे हैं $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज, ठीक है। अब मार्केट में चाहे जो भी डिमांड सप्लाई हो डॉलर की, मार्केट में जो भी डिमांड सप्लाई हो रुपये की, हम तो यही करेंगे, यही हम मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। मान लो मार्केट में रेट चल रहा है बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई, मान लो डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा है और मार्केट में रेट हो गया $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। अगर ऐसा हो जाता है तो आरबीआई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम कैसे मैनेज करेगा। आरबीआई लोगों को कह देगा देखो मार्केट में तो डिमांड सप्लाई से चल रहा है, पर हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर आपने डॉलर खरीदने हैं तो आप 50 रुपीज पे हमसे खरीद लेना, ठीक है। मार्केट में 70 रुपीज देके डॉलर क्यों खरीद रहे हो, आप 50 रुपीज दो, हमसे डॉलर खरीद लो, क्लियर। तो आरबीआई या सेंट्रल बैंक किसी कंट्री का गारंटी पता कैसे लेता है कि ये एक्सचेंज रेट रहेगा। वो खुद कहता है कि किसी को एक्सचेंज करना है मेरे से कर ले, इस रेट पे मैं करूंगा। मार्केट में डिमांड सप्लाई की वजह से जो मर्जी होता रहे, वी डोंट केयर, हम तो यही फॉलो करेंगे और यही होगा। नाउ पहले फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम होती थी और ये चलता था, क्लियर। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, मान लो इंडिया फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम फॉलो कर रहा है और आरबीआई ने कह दिया ये चल रहा है, बट एकदम से क्या हो जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ना आपका बहुत ज्यादा डेफिसिट में चले जाता है, बहुत ज्यादा डेफिसिट में चले जाता है। जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चले जाएगा तो मार्केट के हिसाब से तो रुपी डेप्रिशिएट कर जाना चाहिए, डॉलर 70 रुपीज का हो जाएगा मार्केट के हिसाब से, बट आरबीआई अभी भी गारंटी ले रहा है कि 50 रुपीज का $1 है, ठीक है ना। मार्केट में अगर ऐसा हो जाता है तो लोग पता क्या करना शुरू कर देंगे, लोग आरबीआई से डॉलर खरीदेंगे 50 रुपीज का और मार्केट में बेच देंगे 70 रुपीज का, 20 रुपीज प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे। अगर बहुत ज्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाता है तो लोग स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करनी शुरू कर देंगे, आरबीआई से फटाफट डॉलर ले लेंगे। आरबीआई को लगेगा मेरे से डॉलर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इन्हें कुछ इंपोर्ट करना है, राइट, बट लोग किस लिए ले रहे हैं, ताकि मार्केट में पैसा कमा सके, क्लियर। तो लोग ना ऐसा करना शुरू कर देंगे और आरबीआई के डॉलर्स खत्म होने शुरू हो जाएंगे, राइट, मेक सेंस। तो इसीलिए आरबीआई पता क्या करता है, आरबीआई को ना ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। आरबीआई के पास अगर सफिशिएंट डॉलर्स हैं तो वो मार्केट में इतने डॉलर्स उतार देगा कि मार्केट में भी रेट वापस 50 पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आरबीआई ऐसा नहीं कर पाता, अगर आरबीआई को बड़ी डिफिकल्टी हो रही है ऐसे करने में, तो आरबीआई पे स्पेक्युलेटिव अटैक्स बहुत होने लग जाएंगे। लोग आरबीआई से फटाफट खरीदेंगे और आगे मार्केट में बेचना शुरू कर देंगे। स्पेक्युलेटिव अटैक्स बहुत होंगे, मैं लिख देता हूं स्पेक्युलेटिव अटैक्स। और मान लो आरबीआई के पास इनफ डॉलर्स पड़े नहीं हुए हैं, आरबीआई इंटरवीन कर ही नहीं सकता वापस लाने के लिए, तो उस केस में आरबीआई के पास एक ही रास्ता रह जाता है, उसे अपनी करेंसी डी वैल्यू करनी पड़ती है। वो यहां से उठा के इसे कर देता है 70, खुद ही डी वैल्यू कर देता है, ठीक है, कि चलो हमारा भी रेट अब मार्केट का है, पर वो आरबीआई खुद डिसाइड करे, डी वैल्यू करना पड़ता है। नाउ बहुत बारी ऐसा होता है कि मान लो सारी दुनिया को इंफॉर्मेशन है कि आरबीआई के पास ना इतने फॉरेक्स रिजर्व पड़े ही नहीं कि वो अपना एक्सचेंज रेट बचा सके, राइट। तो लोग अब पता क्या करना शुरू कर देते हैं, और ज्यादा आरबीआई से डॉलर खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आरबीआई के पास बस एक ही रास्ता रह गया है अपने रुपये को डी वैल्यू करने का, यही रास्ता रह गया, उसके पास इतने डॉलर्स तो पड़े नहीं है। तो लोग ना पता क्या करना शुरू कर देंगे, जानबूझ के डॉलर खरीदने शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है फ्यूचर में आरबीआई डी वैल्यू करेगा। तो आरबीआई से ही 50 रुपीज के खरीद लेते हैं डॉलर, फिर वेट करते हैं आरबीआई की, और फिर आरबीआई को 70 रुपीज का बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इससे लोग इस चीज के लिए भी स्पेक्युलेटिव अटैक्स करते हैं, और मार्केट में भी प्रॉफिट कमाने के लिए भी स्पेक्युलेटिव अटैक्स करते हैं। तो स्पेक्युलेटिव अटैक्स की वजह से आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व एम्प्टी होने शुरू हो जाते हैं और उसके पास कोई चारा नहीं रहता अपनी करेंसी को डीवैल्यू करने से, राइट। तो ये जो स्पेक्युलेटिव अटैक्स है ना, इनकी वजह से
फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम में प्रॉब्लम होती है कि अगर मार्केट का प्राइस मेंटेन कर सकते हो, इतने फॉरेक्स पड़े हैं आपके पास, तो फॉलो कर लो फिक्स्ड। बट अगर मार्केट का एक्सचेंज रेट नहीं फॉलो कर सकते तो फिक्स्ड में नुकसान है। तो फिक्स्ड के आपको ना दो फीचर पता चल जाते हैं। एक, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए आपको ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस बहुत करनी पड़ती हैं, ताकि आप अपना रेट जो बैंक ने, आपके सेंट्रल बैंक ने डिसाइड करा है, वो मेंटेन कर सको। ठीक है, अगर फॉरेक्स रिजर्व इतने नहीं है तो फिर नहीं कर सकते ये। क्लियर? और दूसरा फीचर क्या है फिक्स्ड का, स्पेक्युलेटिव अटैक्स बहुत होते रहते हैं फिक्स्ड में, होंगे ही, क्योंकि मार्केट तो अपने लॉजिक से चलेगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के हिसाब से मार्केट अपने लॉजिक से चल रही है और आपके पास अपना लॉजिक चल रहा है। क्लियर? आपको पता है यही फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम थी इंडिया की, कि एक पॉइंट पे इंडिया पे इतने स्पेक्युलेटिव अटैक्स हो गए थे। बिफोर 1991 इंडिया का ना बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत डेफिसिट में चला गया। इंडिया पे इतने स्पेक्युलेटिव अटैक हुए कि इंडिया के डॉलर्स खत्म होने लग गए। सो मच सो कि इंडिया का इंपोर्ट कवर रह गया 14 डेज का। दैट इज व्हेन इंडिया डिसाइडेड कि यार ये तो बड़ी काम खराब वाली चीज है, हमारे पास सिर्फ 14 डेज का इंपोर्ट कवर रह गया और हमें बचने के लिए आईएमएफ के पास जाना पड़ा, और आईएमएफ ने कहा रिफॉर्म करो अपनी इकोनॉमी। तो इंडिया ने वही करा, अपनी इकोनॉमी रिफॉर्म करी। पर सबसे पहली चीज पता है क्या करी? इंडिया ने कह दिया अब हम फिक्स नहीं फॉलो करते, हम फ्लोटिंग फॉलो करेंगे। फ्लोटिंग का फायदा क्या है? फ्लोटिंग का फायदा यह है कि अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज्यादा डेफिसिट में चले जाता है तो आपके कंट्री में करेंसी डेप्रिशिएट होने लग जाएगी। जब आपके कंट्री में करेंसी डेप्रिशिएट होती है, रिमेंबर, एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है। यस, अगर आप फिक्स नहीं फॉलो कर रहे, सिर्फ फ्लोटिंग फॉलो कर रहे हो, तो आपके जैसी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आएगा, मार्केट में आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी। जैसी डेप्रिशिएट होगी, इंपोर्टर्स को नुकसान होगा, तो इंपोर्टर्स इंपोर्ट्स कम कर देंगे, एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट्स बढ़ाने शुरू कर देंगे। राइट? आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑटोमेटिकली डेफिसिट कम होने लग जाएगा, मे बी सरप्लस भी आ सकता है। राइट? जैसे ही सरप्लस आएगा आपकी करेंसी स्टेबलाइज होनी शुरू हो जाएगी। तो कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम में ना ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स हैं। बहुत ज्यादा डेफिसिट आ गया तो करेंसी इतनी डेप्रिशिएट होगी कि एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, इंपोर्ट्स कम हो गए, और इंपोर्ट्स का तो, और अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कम होता जाएगा, सरप्लस की टेरिटरी में आता जाएगा, और ये जो गिरावट हो रही थी ये रुकने लग जाएगी। मेक सेंस? ठीक है, तो इसीलिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का नुकसान ये है कि ये करना पड़ता है और स्पेक्युलेटिव अटैक्स बहुत होते हैं। इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज जिनके पास इतना फॉरेक्स रिजर्व नहीं है वो फिक्स्ड फॉलो ही नहीं करती, वो फ्लोटिंग पे चली जाती हैं। ठीक है, पर चाइना क्यों फिक्स्ड फॉलो कर रहा है? चाइना ने फिक्स्ड फॉलो करा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि चाइना के पास 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स के फॉरेन रिजर्व्स पड़े हैं। उसके पास इतने डॉलर्स पड़े हैं कि उससे जितनी मर्जी ओआरटी करवा दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो हैंडल कर सकता है इस चीज को, वो ओआरटी हैंडल कर सकता है, उस पर जितने स्पेक्युलेटिव अटैक करने कर लो, वो हैंडल कर लेगा। इसीलिए उस पर स्पेक्युलेटिव अटैक भी नहीं होते, क्योंकि उसके पास इतने रिजर्व्स हैं कि वो मैनेज कर लेता है मार्केट को भी, इतना डॉलर लेके बैठा हुआ है। तो चाइना जैसी कंट्रीज अफोर्ड कर सकती हैं फिक्स्ड। वीक कंट्रीज है जिनके पास फॉरेक्स रिजर्व ही कम है, वो नहीं अफोर्ड कर सकती। इसीलिए इंडिया फ्लोटिंग पे चला गया। बट आपको एक बात बताऊं, इंडिया कंप्लीटली फ्लोटिंग पे नहीं है। इंडिया एक और थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्सचेंज रेट रिजीम फॉलो करता है, जिसे हम कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। या हम वर्ड यूज करते हैं डर्टी फ्लोटिंग। इसमें पता क्या है? इसमें यह है कि आपकी जो करेंसी है ना वो फ्लोट ही कर रही है, वो मार्केट चलाएगी। बट अगर आरबीआई को लगता है कि ये ना मार्केट ठीक से चला नहीं रही है, हमारी करेंसी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रही है, तो आरबीआई इंटरवीन कर सकता है। कैसे? थ्रू ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। अगर कोई कंट्री कंप्लीटली फ्लोटिंग रिजीम फॉलो कर रही है ना, उसमें ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस होती हैं 0। पर आरबीआई सोचता है कि ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन हमें 0 नहीं करनी, हमें थोड़ा बहुत तो मैनेज करना है। तो आरबीआई क्या करता है? कह देता है मार्केट को कि आप डिसाइड करो। पर अगर हमें लगे कि हमारी करेंसी ठीक से स्टेबल नहीं चल रही, तो हम बीच में इंटरवीन करेंगे। और बिकॉज इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये एक तरह का मिक्सचर है बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग।
फिक्स्ड में ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, फ्लोटिंग में जीरो होती है, कोई ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं, मार्केट डिसाइड करे। आपने दोनों के बेस्ट पार्ट उठा के एक मिक्सचर बना दिया जिसे आप कहते हो मैनेज फ्लोटिंग, कि डिसाइड मार्केट करेगी, पर अगर हमें लगता है कि हमें अपने करेंसी को मेंटेन करना है, मैनेज करना है, तो हम ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसीलिए इसे मैनेज्ड फ्लोटिंग कहा है या डर्टी फ्लोटिंग कहा है। ठीक है, तो इंडिया या बहुत सारी कंट्रीज एक्चुअली डर्टी फ्लोटिंग फॉलो करती हैं, उनकी ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन जीरो नहीं होती हैं, ठीक है, कुछ होती हैं, बट फिर भी वो मार्केट को मौका देते हैं, मार्केट डिसाइड करती है। Whereas चाइना मार्केट को कोई मौका नहीं देता, चाइना खुद डिसाइड करता है और बहुत ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन करके मेंटेन भी कर लेता है मार्केट को, वो फिक्स्ड फॉलो करता है। तो तीन तरह की एक्सचेंज रेट रिजीम्स हैं, फ्लोटिंग जिसमें ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस आर जीरो, फिक्स्ड जिसमें ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस आर मैक्सिमम, एंड थर्ड इज मैनेज फ्लोटिंग जिसमें मार्केट डिसाइड्स द एक्सचेंज रेट्स बट ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस आर नॉट जीरो। ये ध्यान रखना। ऑलराइट, मेक सेंस? ठीक है, तो ये चीज है आपकी एक्सचेंज रेट रिजीम। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एक्सचेंज रेट। आपका जो एक्सचेंज रेट है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स की वजह से रुपी वगैरह में मूवमेंट होती है, राइट, वो देखते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक एक करके देख लेते हैं। नंबर वन इज स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज की वजह से भी आपके काफी ज्यादा एक्सचेंज रेट मूव होते हैं। कैसे? मान लो आपको आइडिया लग जाता है कि ना इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट ना डेफिसिट होने वाला है, तो फ्यूचर में इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट करेगी, राइट? आपने ये प्रिडिक्शन कर दी कि फ्यूचर में ना इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट करेगी। ना आपकी प्रिडिक्शन को फॉलो करते हुए सारी दुनिया डॉलर खरीदने पहुंच जाती है फॉरेक्स मार्केट में। क्यों खरीदने पहुंच जाती है? कि आज सस्ते के डॉलर्स खरीद लेंगे, बाद में महंगे के बेच देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रिडिक्शन करी कि देखो आज $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, कल को बैलेंस ऑफ पेमेंट तगड़ा डेफिसिट होगा। आई हैव प्रॉपर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होने वाला है और इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट करके 80 हो जाएगी। आपकी ये बात सुन के लोग क्या करना शुरू कर देंगे? लोग आज 70 रुपीज के डॉलर खरीदेंगे और होप करेंगे, लेके बैठे रहेंगे कि फ्यूचर में 80 रुपीज के हो जाए और फिर उसे बेच देंगे, 10 रुपीज एक्स्ट्रा कमा लेंगे। ये जो आपकी न्यूज सुन के लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, उन्हें हम कहते हैं स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज, ठीक है? बट स्पेक्यूलेशन की वजह से ही रुपी डेप्रिशिएट हो गया। आपने तो प्रिडिक्शन करी थी, बट ये एक तरह की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होगी। कैसे? आपने प्रिडिक्शन करी कि रुपी ना डेप्रिशिएट करेगा, आपकी बात सुन के सारी दुनिया डॉलर खरीदने पहुंच गई। जब सारी दुनिया डॉलर खरीदने पहुंच जाएगी, डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी तो उस वजह से ही रुपी डेप्रिशिएट कर जाएगा। मे बी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट नहीं होना था, मे बी शायद आप गलत थे, पर आपकी इस प्रिडिक्शन की वजह से, स्पेक्यूलेशन की वजह से रुपी डेप्रिशिएट कर गया। तो कहना इसे कि स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज या स्पेक्यूलेशन इन फॉरेन करेंसी मार्केट्स कैन चेंज एक्सचेंज रेट्स, उनका भी इफेक्ट होता है एक्सचेंज रेट्स पे। यस और नो? मेक सेंस? ठीक है, तो एक तो स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज होगी। दूसरी चीज क्या है? दूसरा फैक्टर है इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स आपके मार्केट में, आपके कंट्री के इंटरेस्ट रेट की वजह से भी एक्सचेंज रेट चेंज होते हैं। अब वो कैसे होते हैं, ध्यान से सुनना है, बड़ा एक बहुत ही एक्साइटिंग सी चीज है, बट ये पता चल जाए तो आपको काफी एक्सटर्नल सेक्टर रिलेटेड न्यूज समझ आने लग जाएगी। ठीक है, नाउ ध्यान से सुनना। लेट्स सपोज यूएसए में ना मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका चल रहा है 3%, क्योंकि यूएसए में इंटरेस्ट रेट कम चलते हैं, यूएसए में लिक्विडिटी ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि यूएसए में ना इंटरेस्ट रेट कम चल रहा है, 3% के आसपास चल रहा है। साइड बाय साइड ना इंडिया एक ऐसी जगह है जहां मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 8%, मान लो ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, नाउ जो यूएसए में इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं ना, पैसा जो लेंड करना चाहते हैं, वो देखेंगे कि यार अगर मैं यूएसए में पैसा लेंड करूं ना तो मुझे सिर्फ 3% का गेन हो रहा है, 3% इंटरेस्ट मिल रहा है।
अगर मैं इंडिया में लोन आउट कर देता हूं, इंडिया में पैसे इन्वेस्ट कर देता हूं, लेंड कर देता हूं, तो मुझे 8% का ईयर ऑन ईयर गेन हो रहा है, राइट? तो बेटर क्या होगा मेरे लिए? मैं यूएसए का बैंकर या यूएसए का लेंडर सोचेगा या यूएसए का इन्वेस्टर सोचेगा, रादर देन इन्वेस्टिंग मनी इन यूएसए मैं इंडिया इन्वेस्ट करता हूं, ठीक है? तो वो इंडिया इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा, तो यूएसए से मनी उठ के इंडिया आना शुरू हो जाएगा ना। यूएसए से जो इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आएंगी वो इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट के कौन से अकाउंट में आएंगी? कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट या बोरोइंग्स जो होती हैं वो आपके कैपिटल अकाउंट में आती हैं। अगर इंडिया से पैसा यूएसए से पैसा इंडिया में आने लग जाएगा मैसिव क्वांटिटीज में, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स का काफी फर्क है, तो इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होने लग जाएगा। और जब इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होने लग जाएगा, डोंट यू थिंक इंडिया की करेंसी अप्रिशिएट होनी शुरू हो जाएगी? बिकॉज इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स इतने ज्यादा थे कि दुनिया के सारे, यूएसए के नहीं, दुनिया के सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा, लेंडर्स, इंडिया में डालना शुरू कर देते हैं। इंडिया में जैसे ही पैसा आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो गई। मेक सेंस? सिमिलरली अगर इंडिया अपना इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू कर देता है, तो यही आया हुआ पैसा वापस जाना शुरू कर देगा, ठीक है? मान लो इंडिया इतना कम कर देता है कि इसके आसपास ही पहुंच जाता है, कम करता रहता है, तो ये पैसा वापस जाना शुरू हो जाएगा। इंडिया से कैपिटल फ्लाइट होगी, पैसा बाहर जा रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में आएगा, करेंसी डेप्रीशिएट होनी शुरू हो जाएगी। मेक सेंस? ठीक है, तो आपकी करेंसी डेप्रीशिएट होने शुरू हो जाती है। नाउ जितना ज्यादा डिफरेंस होगा बिटवीन इंडिया का इंटरेस्ट रेट एंड यूएसए का इंटरेस्ट रेट, अगर जितना ज्यादा इंडिया का इंटरेस्ट रेट यूएसए से ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा इंडिया के रुपी पे अप्रिशिएटिंग प्रेशर होएगा। और जितना कम डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, उतना ही इंडिया की रुपी पे डेप्रीशिएटिंग प्रेशर होगा, राइट? तो कैन आई से मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया का विल हैव एन इंपैक्ट ऑन एक्सचेंज रेट। यस और नो, है ना? तो यही है चीज। इसका एक आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं। आपको पता है 2007 और 8 में ना यूएसए में और जनरली जितनी भी वेस्ट की डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उसमें मैसिव फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है? जिसकी वजह से 2007-8 में रिसेशन आया था भारी यूएसए और वेस्टर्न यूरोप में। ना यूएसए और वेस्टर्न यूरोप की इकोनॉमीज गिरने लग गई, बहुत ज्यादा गिरने लग गई। ना जब भी इकोनॉमी गिरती है, ठीक है, इंडिया की भी जब इकोनॉमी गिरती है, तो आरबीआई क्या करता है? पॉलिसी रेट्स कम करने शुरू कर देता है, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करता है। जब भी आपकी इकोनॉमी डाउन है, तो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए आप इंटरेस्ट रेट्स कम कर देते हो, आरबीआई रेपो रेट कम कर देता है, जिसको हम कहते हैं लूज मनी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, राइट? तो जब यूएसए में क्राइसिस आएगा, तो यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है, फेड रिजर्व, वो भी यही काम करना शुरू कर देगा। तो यूएसए 2007-8 में ना अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए क्या करता है? एक्सचेंज रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स ना, रेपो रेट कम करने शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यूएसए में मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने लग जाता है। यूएसए अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इंटरेस्ट रेट कम करने शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने शुरू हो जाते हैं। वेयर एज इंडिया ऑन दी अदर हैंड, इंडिया में ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट चल रहा था 2007-8-9 में, ठीक है? तो हुआ क्या उससे हुआ ये कि यूएसए का जो भी इन्वेस्टर है, वो अपना पैसा उठा के इंडिया में डालना शुरू कर दिया उसने। इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होने लग गया, और जैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होने लग गया, इंडिया की करेंसी अप्रिशिएट होने लग गई। आपको पता है बैक इन 2009 $1 was 46 रुपीज। एक ऐसा टाइम था, मुझे याद है, ठीक है, बहुत सस्ता मिलता था डीजल और पेट्रोल। $1 was equal to 46 रुपीज। रुपी इतना अप्रिशिएट करी जा रहा था। बहुत सारे कारण थे, उनमें से एक कारण ये था, यूएसए अपनी जो मनी सप्लाई है वो इतनी एक्सपैंड कर रहा है कि एक इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए, और ये जो एक्स्ट्रा मनी आया है यूएसए में, यहां के इन्वेस्टर्स उसे इंडिया में डाल रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस हो रहा है ना। आपको पता है यूएसए की ये जो स्ट्रैटेजी थी ना ऑफ इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, उसे यूएसए ने नाम दिया था क्वांटिटेटिव ईजिंग। इजी मनी पॉलिसी क्या होती है? मनी सप्लाई बढ़ाना। क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब मनी की क्वांटिटी बढ़ाना।
तो यूएसए ने क्वांटिटेटिव ईजिंग की पॉलिसी फॉलो करी 2007-8 में अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए। क्वांटिटेटिव ईजिंग की पॉलिसी फॉलो करते करते मनी सप्लाई बढ़ने लगी, इंटरेस्ट रेट्स कम होने लग गए यूएसए में, राइट। इस क्वांटिटेटिव ईजिंग का फायदा इंडिया को हुआ, इंडिया की करेंसी अप्रिशिएट होने लग गई, है ना, और ये हमने देखा। बट 2011, 12, 13 आते आते यूएसए की इकोनॉमी ठीक होने लग गई। तो उस पॉइंट पे फेड रिजर्व ने डिसाइड करा कि अब हम क्वांटिटेटिव ईजिंग को कम करना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग कम करनी शुरू कर दी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने शुरू कर दिए, जिससे क्या हुआ, इंडिया में जो पैसा आया हुआ था वो वापस जाना शुरू हो गया। अब डिफरेंस कम होता जा रहा है, इसमें पैसा वापस जाता जा रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका जो सरप्लस में था डेफिसिट में आता जा रहा है, ठीक है, पैसा ही वापस आता जा रहा है। या तो सरप्लस आपका डेफिसिट में कन्वर्ट हो जाएगा, इस सरप्लस का नंबर कम होने लग जाएगा, उससे आपकी करेंसी पे डेप्रिशिएटिंग प्रेशर होगा, ठीक है। दिस एंड मेनी अदर फैक्टर्स कॉज डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रूपी। एकदम से 2011, 12, 13 में 13 तक आते आते इंडिया 46 से 64 पहुंच गया था, और आज तो 70 पार करा हुआ है इंडिया, ठीक है। वो उसका एक रीजन तो पता क्या था, एक रीजन, बहुत सारे फैक्टर्स थे, उसमें से एक था कि यूएसए डिसाइडेड टू टेपर ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग। धीरे धीरे क्वांटिटेटिव ईजिंग कम करने लग गया, टेपर ऑफ। इसका नाम टेपर टैंट्रम्स भी दे देता कि यूएसए ऐसे बोल देता था कि हम क्वांटिटेटिव ईजिंग कम कर रहे हैं, और इंडिया को टेंशन होने लग जाती थी। नॉट जस्ट इंडिया, बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज जो इसी पे रिलाई कर रही थी, उनको टेंशन होने लग गई थी। तो अब आपको समझ आया कि इंटरेस्ट रेट्स का क्या इंपैक्ट होता है। स्पेकुलेशन का तो होता ही है, इंटरेस्ट रेट्स का भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, ठीक है, मेक सेंस। चलो, थर्ड फैक्टर इज ग्रोइंग इकोनॉमी या जीडीपी आपकी। नाउ ग्रोइंग इकोनॉमी का क्या फैक्टर है, अगर आपकी इकोनॉमी बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है ना, बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, तो पता है आपकी करेंसी पे डेप्रिशिएटिंग प्रेशर आता है इनिशियली, शुरुआत में। अब आप सोच रहे होगे ये तो अच्छी बात है, अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो इससे अच्छा ही आउटकम आना चाहिए। अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है तो आपकी करेंसी अप्रिशिएट होनी चाहिए ना। जब आपकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही होती है ना, एकदम से रुपी पे डेप्रिशिएटिंग प्रेशर आता है। क्यों? जब आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है बहुत ज्यादा, तो आपकी कंट्री में इनकम्स भी ग्रो कर रही हैं, नेशनल इनकम भी बढ़ रही है। जब आपके कंट्री में इनकम्स बढ़ेंगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, राइट। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो लोग अब ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, लोगों की डिमांड बढ़ी हुई है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इंपोर्ट डिमांड भी बढ़ जाएगी, डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स भी बढ़ जाएगी, पर डिमांड फॉर इंपोर्टेड गुड्स भी बढ़ जाएगी, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे आपके। और ये तो अभी तक आप समझ ही चुके होंगे कि जब आपकी कंट्री में इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स, तो आपकी करेंसी पे डेप्रिशिएटिंग प्रेशर आता है। तो जब आपकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है ना, ये मैं इंडिया की बात करता हूं, जब आपकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है ना, तो एकदम से आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, आपके इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, और इस वजह से आपकी करेंसी पे डेप्रिशिएटिंग प्रेशर आएगा। बट ये ना शॉर्ट टर्म के लिए आता है। एकदम से अगर आपको सवाल ये आता है ना कि ग्रोइंग इकोनॉमी का इमीडिएट इंपैक्ट क्या होता है इकोनॉमी पे, तो करेंसी पे, तो डेप्रिशिएटिंग प्रेशर आएगा। बट इससे हमें ना घबराना नहीं चाहिए, ये बुरी बात नहीं है। क्यों? मान लो एक कंट्री है ए, आप उससे मैक्सिमम इंपोर्ट करते हो, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज हैं वैसे, बी, सी, डी, आप ए से मैक्सिमम इंपोर्ट करते हो। तो जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, आपके इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, तो ए से आप बहुत ज्यादा सामान इंपोर्ट करना शुरू कर दोगे, ए के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, राइट। जब ए के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे तो ए की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, ए की इकोनॉमी बढ़ेगी तो ए की एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, और जब ए की एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी तो ए भी तो इंपोर्ट करता होगा किसी से। मान लो ए डी से इंपोर्ट करता है, तो ए की एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो ए के भी इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, ए के इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे तो डी की इकोनॉमी बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि ए डी से इंपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो आपकी ग्रोथ हुई, आपने ए को भी ग्रो करवा दिया, और बिकॉज ए की एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, वो डी से सामान खरीदने लगे, डी के एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, डी की इकोनॉमी भी बढ़ गई। मान लो डी सी से सामान इंपोर्ट करता था, अब सी की भी बढ़ जाएगी। सी बी से करता था सामान इंपोर्ट, तो सी की डिमांड बढ़ेगी, बी के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, बी बढ़ जाएगा।
और बी इंडिया से सामान इंपोर्ट करता था, ठीक है, तो बी की एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, एक तरह का वायरल डिजीज इन्फेक्शन की तरह फैलता जा रहा है। स्टार्ट किसने करा? इंडिया ने, इकोनॉमी ग्रो करके फैलता गया ये पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, और फैलता गया तो बी तक आया। अब बी वो कंट्री है जो इंडिया से सामान इंपोर्ट करता है, बी के इंपोर्ट्स बढ़े, इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो अब इंडिया के इंपोर्ट्स तो बढ़े हुए थे, अब एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ने से इंडिया के एक्सचेंज रेट भी स्टेबलाइज होने लग जाएगा, इंपोर्ट बढ़े हुए तो अब एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएंगे, प्लस अब इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो इंडिया की इकोनॉमी और बढ़ेगी, तो ये साइकिल फिर चल जाएगा। क्लियर? तो इससे ना घबराना नहीं चाहिए, इनफैक्ट थोड़ी शुरुआत में आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, पर ओवरऑल सिर्फ आप नहीं फायदा कर रहे, अगर आप बाकी कंट्रीज से कनेक्टेड हो ना, उनके साथ आपकी प्रोडक्ट मार्केट लिंकेज है, तो आप बाकी कंट्रीज को भी फायदा पहुंचा रहे हो। तभी जनरली ये कहते हैं कि बूम्स एंड रिसेशन, बूम मतलब इकोनॉमिक बूम एंड रिसेशन ट्रैवल टुगेदर। अब पता है, अभी ये बात चल रही थी कि इंडिया की इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है अगर यूएसए और चाइना के बीच में ये ट्रेड वॉर चलता गया। अरे यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चलेगा तो यूएसए और चाइना को नुकसान होगा ना, इंडिया को क्या नुकसान होगा? आपने सोचा कभी ये? वेल, इंडिया को नुकसान होगा। कैसे? बिकॉज सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करती हैं, सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अगर किसी एक कंट्री में मैसिव रिसेशन आता है तो आपको खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रिसेशन आप तक भी पहुंच सकता है, इट कैन रीच योर शोर्स। ए में रिसेशन आ गया, ऐसे वो कनेक्शन ऐसा है ना, सारी कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ओपन है ना अब सारी इकोनॉमीज, प्रोडक्ट मार्केट वाइज भी कनेक्टेड है, फैक्टर मार्केट वाइज भी है, फाइनेंशियल मार्केट वाइज भी है। इनका रिसेशन इन्फेक्शियस डिजीज की तरह आप तक भी पहुंच सकता है, जैसे इसका बूम इन्फेक्शियस डिजीज की तरह आप तक पहुंच गया। सिमिलरली मान लो इंडिया में रिसेशन आ जाता, गंदा रिसेशन, ठीक है, ये सारी कंट्रीज हंसने लग जाती कि इंडिया रिसेशन है, इंडिया बेकार कंट्री होगी, बट इनके हंसने का इन्हें नुकसान भुगतना पड़ता, क्योंकि इंडिया में रिसेशन आया ना, तो इंडिया पहले इंपोर्ट करता था ए से सामान। इंडिया में रिसेशन आएगा, इंडिया की एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, इंपोर्ट्स गिरेंगे, ए के एक्सपोर्ट्स गिरेंगे, ए के पास रिसेशन आना शुरू हो जाएगा क्योंकि ए के एक्सपोर्ट्स गिर गए, और ए के गिरेंगे तो कहने से ये रिसेशन वाला साइकिल चल पड़ेगा। तो एक अगर बहुत बड़ी कंट्री है ना और बहुत ज्यादा कनेक्टेड कंट्री है, बहुत ज्यादा ओपन इकोनॉमी है, तो उसके बूम और रिसेशन से बाकी कंट्रीज पे इंपैक्ट होता है, ठीक है। दैट इज व्हाई वी से बूम्स एंड रिसेशन ट्रैवल टुगेदर। आपको खुश होना चाहिए अगर यूरोपियन यूनियन में मैसिव बूम आ जाता है, बिकॉज यूरोपियन यूनियन काफी सर्विसेज इंडिया से इंपोर्ट करता है, इंडिया के सर्विसेज एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, इंडिया को फायदा होने लग जाएगा अगर यूरोपियन यूनियन में बूम आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली किसी एक बड़ी कंट्री में अगर रिसेशन आता है ना, जैसे यूएसए में रिसेशन आया 2007-8 में, इंडिया तक पहुंच गया इवेंचुअली वो रिसेशन, ठीक है। तो बूम्स एंड रिसेशन ट्रैवल टुगेदर जनरली, ये याद रखना, किसी एक कंट्री में अगर रिसेशन आता है तो सारी कंट्रीज कनेक्टेड है, वो रिसेशन कभी ना कभी आप तक पहुंच सकता है, अनलेस वो कंट्री ठीक हो जाए या आप अपने आप को बचा लो। सिमिलरली अगर चाइना में बूम आता है बहुत ज्यादा, तो चाइना बहुत सामान ना ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है, ब्राजील से इंपोर्ट करता है, इंडोनेशिया से इंपोर्ट करता है। अगर चाइना में बूम आएगा तो ऑस्ट्रेलिया को फायदा होगा, ब्राजील को फायदा होगा, इंडोनेशिया को फायदा होगा, और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया जिन कंट्रीज से कनेक्टेड होगी उनको भी फायदा होगा। मेक सेंस? तो ये जो ग्रोइंग इकोनॉमी वाला फैक्टर था, इससे मैं आपको ये समझाना चाहता था कि बूम्स एंड रिसेशन ट्रैवल टुगेदर इन दिस करंट एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसमें सारी कंट्रीज की इकोनॉमी कनेक्टेड है। एक इकोनॉमी में जो सिचुएशन होती है उसका इंपैक्ट बाकी इकोनॉमी में पड़ता है, ठीक है। बूम्स एंड रिसेशन जनरली स्पीकिंग ट्रैवल टुगेदर। क्लियर? ये समझ आ गया, और ये भी समझ आ गया कि ग्रो, अगर इकोनॉमी आपकी रैपिडली इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो इमीडिएट इफेक्ट आप पे होगा, आपकी करेंसी एकदम से डेप्रिशिएट करेगी बिकॉज आपके इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। मेक सेंस? ठीक है, तो ये चीज है। क्लियर? ये हमारा हो गया थर्ड फैक्टर। फोर्थ फैक्टर पे आ जाते हैं। फोर्थ फैक्टर है आपका इन्फ्लेशन। अगर आपके कंट्री में गुड्स ज्यादा महंगे हैं, ठीक है, अगर आपके कंट्री में गुड्स ज्यादा महंगे हैं एज कंपेयर टू बाकी कंट्रीज, दैट मींस आपके कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा चल रही है एज कंपेयर टू बाकी कंट्रीज। अगर आपके कंट्रीज में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आपके गुड्स ज्यादा महंगे हैं,
मान लो ये पेन इंडिया भी प्रोड्यूस करता है और यूएसए भी, ठीक है। अब इंडिया का ये पेन महंगा हो चुका है बिकॉज इंडिया में इन्फ्लेशन है, यूएसए में सस्ता है। तो इंटरनेशनल मार्केट वाले किसका पेन खरीदेंगे, यूएसए का या इंडिया का? ऑब्वियसली जो सस्ता होगा वो यूएसए का खरीदेंगे। तो अगर इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाती है, इंडिया के प्रोडक्ट ज्यादा महंगे हो जाते हैं, तो इंडिया में एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे। यस। प्लस आपको पता है अगर इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाती है ना, तो इंडिया के लोग ना डोमेस्टिक गुड्स नहीं खरीदेंगे, इंपोर्टेड गुड्स खरीदेंगे। इंडिया का इंसान इंडिया से ये पेन नहीं खरीदेगा, यूएसए से इंपोर्ट करा लेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में ये महंगा मिल रहा है, यूएसए में ये पेन सस्ता है, तो वो यूएसए से खरीदने की कोशिश करेगा। तो अगर डोमेस्टिक गुड्स का प्राइसेस इतना ज्यादा हो जाता है कि लोग इंपोर्ट्स प्रेफर कर रहे हैं, इतनी इन्फ्लेशन होगी कि लोग अब इंपोर्टेड गुड्स लेके आ रहे हैं, तो आपके इंपोर्ट्स भी बढ़ जाएंगे। आपके एक्सपोर्ट्स गिर गए, इंपोर्ट्स बढ़ गए। डोंट यू थिंक आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ना शुरू हो जाएगा? और जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ना शुरू हो जाता है, तो आपकी करेंसी पे कौन सा प्रेशर आता है? डेप्रिशिएटिंग प्रेशर। यस और नो? ठीक है। तो बिकॉज आपके कंट्री में मैसिव इन्फ्लेशन होगी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स गिर गए, इंपोर्ट्स बढ़ गए, करंट अकाउंट डेफिसिट आ गया और आपकी करेंसी पे डेप्रिशिएटिंग प्रेशर है। तो हायर इन्फ्लेशन होती है ना, तो आपकी करेंसी पे डेप्रिशिएटिंग प्रेशर आता है। क्लियर? मेक सेंस? तो ये 4 फैक्टर्स अब आपको पता होने चाहिए। नंबर 1 स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज, नंबर 2 इंटरेस्ट रेट, नंबर 3 इकोनॉमी, आपकी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, ग्रोइंग इकोनॉमी, और नंबर 4 इन्फ्लेशन। ऑलराइट, मेक सेंस? तो ये हो गए आपके 4 फैक्टर्स ऑन विच योर एक्सचेंज रेट्स डिपेंड, जिनकी वजह से एक्सचेंज रेट चेंज होते रहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में चेंजेस आते रहते हैं। ऑलराइट, हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।